खास कार्यक्रम यूपी में अब एमएलसी की जंग में आप सभी का स्वागत है। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि 13 सीटों पर 21 मार्च को होगा एमएलसी का चुनाव। बीजेपी 7 प्रत्याशियों पर 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और इसी के साथ एक एमएलसी सीट सुभाषपा को दे सकती है बीजेपी, एक एमएलसी सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी, एक एमएलसी सीट अपना दल एस को दे सकती है बीजेपी और इसी के साथ बीजेपी 10 तो सपा 3 सीटें जीत सकती है। बीजेपी 11वां उम्मीदवार भी उतार सकती है। सपा और बीजेपी ने नहीं जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 11 मार्च तक प्रत्याशी कर पाएंगे नामांकन। 4 मार्च से शुरू हुई है नामांकन की प्रक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे सियासत गर्मा रही है, क्योंकि 21 मार्च को वोट डाले जाने हैं और 13 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी 10 सीटों पर और कुछ सीटें यानी कि 3 सीटें अपने सहयोगी दलों को देगी और इसी के साथ जो आंकड़ा इस वक्त बैठ रहा है, देखिए बीजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और इसी के साथ बात अगर सपा की कर ली जाए तो सपा 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जो ये आंकड़ा इस वक्त बैठ रहा है, यानी कि एमएलसी सीट के लिए कम से कम 29 विधायकों की जरूरत होती है, यानी 29 का आंकड़ा होता है। अगर आपको एमएलसी सीट पर जीत हासिल करनी होती है तो एक सीट के लिए कम से कम 29 का आंकड़ा होता है। तो ऐसे में देखिए, अगर बीजेपी अपना 11वां कैंडिडेट उतारती है तो सपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। सपा को इसलिए बड़ा झटका लग सकता है, अब से कुछ दिन पहले आपने राज्यसभा के चुनाव देखे होंगे कि राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे किस तरीके से सपा क्रॉस वोटिंग के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और वही सेम सिचुएशन अगर बीजेपी अपना 11वां कैंडिडेट एमएलसी चुनाव के लिए उतारती है तो ये सपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की फिर आशंका जताई जा सकती है। इसी के साथ ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहाँ पर यूपी में एमएलसी के चुनाव को लेकर सियासत है और 13 सीटों पर 21 मार्च को एमएलसी के चुनाव होने हैं और इसी के साथ बीजेपी 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। देखिए, प्रत्याशियों के नाम अभी घोषित नहीं हुए। एक एमएलसी सीट सुभाषपा को दे सकती है बीजेपी, एक एमएलसी सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो एक सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता प्रदीप भटनागर जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता अशोक यादव जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्राउंड से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ग्राउंड का रुख करूंगी। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए 13 सीटों पर 21 मार्च को वोट डाले जाने में है और ऐसे में क्या गुणागणित क्या कह रहा है, एक बार पूरी अपडेट। निशा, अभी हम लोगों ने राज्यसभा का चुनाव देखा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक अतिरिक्त प्रत्याशी को खड़ा किया और उसमें विजय भी करा ली। ये अप्रत्याशित था उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। अब विधान परिषद की एमएलसी पद के लिए चुनाव होने हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये बात बनती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जितना वोट है उतने ही प्रत्याशी उतारेगी या अपना एक अतिरिक्त प्रत्याशी उतार सकती है। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया पिछले चुनाव में कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो अपने ही विधायकों को अपने पास सहेज कर नहीं रख पाई और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और विपक्ष के पक्ष में वोटिंग की, जिसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था और उनके अपने ही राज्यसभा के प्रत्याशी पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी को हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के लिए चूंकि इस समय आत्ममंथन का समय है, उनको काफ़ी विचार करना होगा, क्योंकि उनके मुख्य सचेतक जो मनोज पांडे जी थे आखिर किस बात की नाराजगी को लेकर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिए। और क्योंकि हम अभय सिंह की बात कर लें या राकेश पांडे की बात कर लें या राकेश प्रताप सिंह की कर लें या मनोज पांडे की कर लें, ये अखिलेश यादव की कोर टीम के हिस्सा हैं। ये वो नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इर्द गिर्द नज़दीकियों में रहते हैं। ये उनके इतने करीबी नेता उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव जी को आत्ममंथन करना होगा। अब बात आती है कि विधान परिषद में
किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अतिरिक्त प्रत्याशी उतारती है तो फिर से मुख्य विपक्षी दल के सामने एक चुनौती होगा कि वो अपने नेताओं को कैसे बचा कर रखे और इस पर विचार करे कि आखिर क्या कारण है कि उसके ही नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव अभी कुछ ही महीने में होने भी हैं। जी ठीक है, वापस राघवेंद्र आपके पास मैं लौटूंगी। अशोक यादव जी, सीधा आपका रुख करूंगी क्योंकि चुनौती बड़ी है। देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर कितनी फुल प्रूफ तैयारी में अखिलेश यादव, क्या क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है अगर बीजेपी अपना 11वां कैंडिडेट खड़ा कर देती है? अशोक यादव जी, जितना कुकर्म कर सकती है, जितनी साजिश रच सकती है, वो अपना पूरी ताकत से वो काम करने की पूरा प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी चूंकि विपक्ष में है निशा जी, और हम जो भी विधायक हमारे क्रॉस वोटिंग किए थे राज्यसभा चुनाव में, अभी ये कह रहे थे कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब सवाल है कि आत्ममंथन किसको करने की जरूरत है? जो हमारे विधायकों को आत्ममंथन करने की जरूरत है या समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है? जो हमारे लोग वहां गद्दारी करके गए निशा जी भगवान राम के नाम पे, या वो लोगों को आत्ममंथन वास्तव में करने की जरूरत है कि वो जो मनोज पांडे जी की बात जो इन्होंने कहा, वो नगर पालिका में नेतागिरी करते थे और समाजवादी पार्टी की देन है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंचे कि उनको पूरा उत्तर प्रदेश जाना, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको सेकंड नंबर का पद हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने दिया। उसके बाद भी अगर गद्दारी कर रहे, पीठ में छुरा घोंप रहे, तो उसमें पार्टी क्या आत्ममंथन कर सकती है निशा जी? रह बात हमारे जो विधायकों की लेके स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी पूरी तरह से फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है कि हमारे विचारधारा से जो भी विधायक इंटैक्ट हैं, क्योंकि निशा जी हमारे पास जो भी बाहर के लोग आने वाले हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, पावर है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम तरह के संसाधन है, मंत्री पद है, वो संसाधन विपक्ष में किसी भी पार्टी के पास नहीं है निशा जी। और ये सबको समझना होगा कि विपक्ष में खड़ा होकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने का मादा सबका नहीं होता है। इस तरह के लोग हर दल में पाए जाते हैं। अगर कमोबेश अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती निशा जी, तो इस तरह के जो लोग हैं वो हो सकता है कि दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी से लालच में आ जाते हैं हमारे साथ। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग आत्ममंथन नहीं करने जा रहे हैं। इनको अगर मुबारक है भारतीय जनता पार्टी में जाना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आगामी लोकसभा का चुनाव देखना है, और जो लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरह से लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं, लगातार जो नौजवानों की कमर तोड़ी जा रही है बेरोजगारी के माध्यम से, लगातार उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है। 69,000। अशोक यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि जिसे जाना है वो जाए। अशोक यादव जी, कुल मिलाकर ये कि जिसे जाना है वो जा सकता है। देखिए निशा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको जाना वो जाए, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी है कि हमारे विधायकों को इंटैक्ट करने की पूरी स्ट्रेटजी है हमारे पास, और हम लोग लगातार सारे विधायकों के संपर्क में भी है कि किसी को कोई समस्या हो तो पहले बताए। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आपने देखा राज्यसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से पूरा नाइंसाफी और तमाम जो भी चीजें उसके पास हैं, लालच के तौर पे, डराने के तौर पे, सब कुछ का इस्तेमाल करने का पूरा प्रयास करेगी। ठीक है अशोक यादव जी, वापस आपके पास लौटूंगी। प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए आंकड़ा ये कहता है कि 10 सीटें आपकी पक्की हैं, आपकी जीत 10 सीटों पर जो है पक्की है, और वहीं सपा की 3 सीटें पक्की हैं, लेकिन सस्पेंस आपके 11वें कैंडिडेट पर। प्रदीप भटनागर जी, देखिए सस्पेंस कुछ नहीं है, जब चीजें सामने आएंगी बिल्कुल बताएंगे। मैं सुन रहा था किस प्रकार से धोखा और धोखेबाज क्या क्या कह रहे थे। अगर इनके प्रत्याशी इनसे नहीं संभल रहे तो इसमें कोई दूसरे का वो थोड़ी नाम, अपने प्रत्याशी और अपने विधायक देखिए वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों नाराज है अखिलेश यादव से। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले देखिए 3 उंगली आपकी तरफ उड़ी हुई है, इसलिए पहले कहीं बोलने से पहले देखिए कि हमारे अंदर कलेश क्या चल रहा है, कले क्या चल रही है। हम लोग तो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, 10 प्रत्याशी खड़े करेंगे, पूरे करेंगे। जरूरत पड़ेगी हमें वोटिंग दिखाई देगी तो और ज्यादा खड़े करेंगे। हम पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है अपने विधायकों पे भी और अपने साथी एनडीए के जो साथी हैं उन पे भी। और इस विश्वास के साथ हमने राज्यसभा चुनाव लड़ा, और उसी विश्वास के साथ हम ये एमएलसी का उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ेंगे और करेंगे भी। ये तो उनको देखना है जिन्होंने अपनों के साथ ही धोखेबाजी और अपनों के पीछे पीठ में छुरा घोंपा, उनको देखना है तो निर्णय क्या है। बाकी तो हम आश्वस्त हैं पूरी तरीके से, एमएलसी चुनाव होंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, और जो भी हमारे साथी हैं उनको भी पूर्ण रूप से जो हकदार हर चीज का है उसको वो मिलेगा। मगर बाकी आप एलिगेशन में आ जाओ, लगाने में, बोलने में आ जाओ,
तो ये समझनी चाहिए कि अपनी गलतियां कहाँ है। आप अपने लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रदीप आगे भटनागर बढ़ाना जी, चाहते प्रदीप हैं, भटनागर जी, अपने चलिए आप ठीक है, आपने कहा कि अपने विधायकों पे आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ये चीजें तो फिर बीजेपी को भी मतलब समझनी चाहिए कि आखिर एग्जैक्ट उतने ही डिजिट कैसे मतलब बीजेपी को चाहिए होता है जितने डिजिट्स की बीजेपी को जरूरत होती है, एग्जैक्ट उतने ही विधायकों की अंतरात्मा कैसे जग जाती है? देखिए ऐसा है, थोड़ा सा अखिलेश जी अगर पिताजी के साथ रहते या चाचाओं के साथ और रह के कुछ राजनीति सीखते, हाँ। तो समझता हूँ कि उनको समाज में चलना और समाज के साथ रहना और राजनीति के साथ रणनीति सब कुछ सीख लेते। हम्म। युवा तो है, मगर युवा के साथ ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा है। अब अपने बूढ़े बुजुर्गों की ना तो मान सम्मान करते ना उनके साथ बैठते, शायद बैठे और उनका मान सम्मान करे तो बहुत कुछ आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी की तरह बहुत निपुण हो सकते हैं। तो ये चुनाव में तो चीजें चलती हैं। बाकी ये 2024 में अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अखिलेश जी की, मैं सुन रहा था कि बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में है। ये देखिए जनता का काम है, जनता निर्णय लेगी 2024 का क्या है क्या नहीं, किसने क्या किया क्या नहीं। तो ये राज्यसभा चुनाव में अगर ये चीज समझ लेते तो समझता हूँ शायद ये एमएलसी में पूर्ण बहुमत और विश्वास के साथ खड़े होते। मगर इनका विश्वास खुद के साथ नहीं है, ये खुद भी अपने साथ नहीं है। तो ये चीज सामने है और भुगतनी पड़ेंगी अखिलेश जी को कि आपने क्या बोया था उत्तर प्रदेश में और अब आप क्या काट रहे हैं। ये तो अखिलेश जी को जवाब देना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। जी ठीक है, अशोक यादव जी, क्विक रिएक्शन। देखिए निशा जी, इन्होंने बड़ी बातें बोली कि अखिलेश जी को सीखने की जरूरत है, ये क्या बो रहे हैं क्या काट रहे हैं। ये आपको अभी कल की बात है ना, आपने देखा होगा दिल्ली के इंद्रलोक में किस तरह से एक नमाज पढ़ते हुए झुंड के ऊपर इनका जो दिल्ली पुलिस का एसआई जो है लात मारता है। तो हमें ऐसी विचारधारा नहीं चाहिए जो देश में मजहब के आधार पे आग लगाने का काम करती है। ऐसी विचारधारा, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में चेतन सिंह जैसा आरपीएफ का जवान जो सिर्फ भाजपा की बुराई करने पे 4 लोगों को गोलियां मार देता है, ये चेतन सिंह की बात नहीं है या उस दिल्ली पुलिस के जवान की बात नहीं है निशा जी। ये विचारधारा उसको कहां से आती है, इस तरह का पावर उनके पास कहां से आता है? ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। और प्रदीप भटनागर जी, हमें ऐसी आइडियोलॉजी आपसे नहीं सीखना है जिसमें देश में आग लगाने का प्रयास करें आप, जिसमें धार्मिक रूप से नफरत फैलाने का काम करें आप। आपका केंद्रीय मंत्री कहता है जवान कहां से आ गया बीच में, गोली कहां से आ गई एमएलसी के चुनाव में? हमें नहीं सीखना प्रभु आपसे। हमारी विचारधारा जो है देश को साथ लेके चलने की, सबका साथ सबका विकास और देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की विचारधारा हमारी है। आपकी विचारधारा सामाजिक सौहार्द को कुचलने की विचारधारा, वो विचारधारा हमें नहीं चाहिए। आप अपनी विचारधारा अपने पास रखिए, खैर वो तो आप अपने पास रखेंगे ही, लेकिन कम से कम जो उत्तर प्रदेश में आप लोग आए दिन पेपर लीक करवा रहे हैं, देश के युवाओं का भविष्य आप अंधकार में कर उस पर रोक लगवा दीजिए। और जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोगों को आप लाठी मारवा रहे हैं, उनके जो पिछड़े दलित के लोग हैं, छात्र हैं, ये एमएलसी में लाठी डंडे कहां से आ गए, पेपर कहां से आ गया एमएलसी चुनाव में? आपकी सरकार ने इतना ये एमएलसी के चुनाव टॉपिक बात चल रही है। माना आपको स्टेप बाय स्टेप जो सब्जेक्ट है उसी पर आप रहते हैं। माना प्रदीप भटनागर जी, सुन लीजिए, माना आपको, मैं बहुत बार आपके साथ डिबेट में बैठ चुकी हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट में रहना बहुत पसंद है, लेकिन देखिए विपक्ष है तो सवाल तो खड़े करेगा ही प्रदीप जी। चलिए वापस मैं आप लोगों के पास आ रही हूं, लेकिन राघवेंद्र का एक बार मैं रुक करूंगी। राघवेंद्र, देखिए एमएलसी सीट के लिए 29 का आंकड़ा माना जाता है कि 29 का आंकड़ा होना बहुत जरूरी है एक एमएलसी सीट के लिए। तो ऐसे में अगर बीजेपी 11वां कैंडिडेट उतारती है तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन जो है खिसक सकता है? राघवेंद्र। निशा, अगर बात करें कौन कौन खसक सकता है तो इसमें फिर देखना दिलचस्प ये होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा देखा गया कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे। सुभाषपा भी अब एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है, निषाद पार्टी एनडीए की निषाद का हिस्सा है, इसके अलावा अपना दल एनडीए का हिस्सा है, आरएलडी भी वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है। अब इन लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी का या अन्य विपक्ष के नेताओं से कौन एनडीए के पाले में आ जाएगा, इसकी गारंटी कैसे तय की जाए? तो एक चुनौती तो समाजवादी पार्टी के पास ये है कि वो अपने नेताओं को बचाए कैसे। हाँ। आप केवल ये कह के निवृत्त नहीं हो सकते कि ईडी और सीबीआई के डर से हमारे नेता टूट रहे हैं। आपको इस पर विचार करना होगा कि आपकी जो नीतियां हैं, आपके जो विचार हैं, वह क्यों नहीं अपने ही नेताओं को संभाल कर रख पा रही है और पार्टी को मजबूत कर पा रही है।
क्योंकि अगर इस तरह ईडी सीबीआई के डर से भी अगर पार्टी टूटने लगेगी तो फिर पार्टी का महत्व क्या रह जाएगा और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का क्या मतलब रह जाएगा। आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पार्टी को संभाल कर रखिए। तो अगर सेंध लगेगी तो मुख्यतः सेंध समाजवादी पार्टी में ही लगेगी। अब देखना होगा कि इन 5 नेताओं के अलावा कौन सा ऐसा नेता होता है जो समाजवादी पार्टी से बिफर के और एनडीए की तरफ वोटिंग करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है प्रदीप जी, देखिए क्या इस बार फिर अंतरात्मा की आवाज सुनेगी क्या बीजेपी? इस बार फिर अंतरात्मा की आवाज जो कुछ विधायकों की जाग जाती है एकदम से, क्या फिर से बीजेपी सुनने का काम करेगी उस अंतरात्मा की आवाज को अपने 11वें कैंडिडेट के लिए? प्रदीप जी जी देखिए, अंतरात्मा की बात तो ये है कि अंतरात्मा सबकी बोलती है, और जिनकी अंतरात्मा समाजवादी पार्टी में रह के जो दबी हुई थी और नहीं निकल पा रही थी, वो अंतरात्मा आज मजबूरी में निकली। और शायद वो अंतरात्मा अगर अखिलेश जी सब सुनते होते या समझते होते, शायद अखिलेश जी को ये सब नहीं देखना पड़ता। तो अंतरात्मा की बात तो इसमें यह है कि लोग अब ऊब चुके हैं समाजवादी पार्टी के शासन से, उसके कार्यकाल से, क्योंकि उन्होंने, मैंने बताया ना कि इनके 100 से ऊपर एमएलए हैं, मगर इनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब आप करें ईडी सीबीआई की बात आपने करी कि डर उसे होता है जो चोर होता है, तो आप समझ सकते हैं जो चोर है वो डर तो डरेगा ही ईडी सीबीआई से, और जो चोर नहीं होगा तो डरेगा क्यों? आप में अभी तो बैठे हैं, आप में डरते क्यों नहीं है? ईडी सीबीआई सबके लिए बनी है, स्पेशल थोड़ी नेताओं के लिए बनी है। तो ये तो समझना पड़ेगा। अब देखिए ना, सीबीआई ने किस तरीके से नोटिस देके आदरणीय अखिलेश जी को बुलाया है, मगर अखिलेश जी अब छुपे छुपे घूम रहे हैं। उन्हें सामना करना चाहिए अगर कुछ नहीं किया है तो। माफी के साथ प्रदीप जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की, और बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।